आपके यहाँ पहली क्लास है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की? यार आप लोग तो बहुत पीछे हो गए। 2 दिन से रहता फैला रहे हो तुम लोग। समोसा नहीं मिला? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, किसी को नहीं मिला? अच्छा, जो चले गए तुम लोग रुक गए होगे तो तुम्हें फिर 4-4 पीस मिला। हाँ, नहीं मिला तुम लोगों को? तुम लोगों को मिला 4। तो चलो, अब जिसका था, मगर नहीं मिलेगा, टेंशन ना लो, करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल देंगे। पढ़ तो लो पहले। हाँ बेटे। हाँ ठीक है, डन। हाँ यार, वो इतना एक्चुअल में इतना टाइम इन लोगों ने दिया ही नहीं कि मैं बात करके कोई क्वेश्चन दे पाऊं। ये होता है कि 5 रुपए वाला क्वेश्चन दो तो 5-7 मिनट लग जाते हैं। तुम करोगे, हम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, 3 दिन बात करेंगे। हाँ, 3 दिन चौपाल लगाएंगे। यार अभी तो चालू भी नहीं हुआ है। लगेगा, टाइम लगेगा। ज्यादा नहीं लगेगा, मगर लगेगा। जितना ऑनलाइन में लिया हो ना, उससे एक क्लास कम कर देना। तो 5 से 6 में खत्म, 6 हो जाएगी। हाँ, इस वीक पे हो जाएगा। नहीं नहीं, घर जाने की बात नहीं है। हाँ चलो, अब जरा देखो यार, पढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, आज आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि 2 दिन से आपकी क्लास हो नहीं पा रही है। ठीक है, एक दिन मैं बीमार था और एक दिन आप लोगों ने पार्टी की। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग 10-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी 2 क्लास हो चुकी है, आपकी 0 क्लास। मतलब उनका आज मैंने तीसरा लेक्चर लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, लेक्चर आइडिया तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना ऑनलाइन में हो उससे 1-2 लेक्चर कम कर लेना, क्योंकि वहां 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होती है। तो 1 घंटे 40-45 मिनट में 5-7 मिनट वहां पर भी कुछ नहीं होता है। यहाँ 2.5 घंटे करेंगे आज। अच्छा देखो, इस चैप्टर की पहले खूबसूरती बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा कहां से और तुम कर कैसे पाओगे, बताता हूं। देखो, इस चैप्टर का क्वेश्चन क्वांटम नंबर एक क्वेश्चन आउट है, बोर थ्योरी एक क्वेश्चन आउट है। इन दोनों से मिलके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यदि इन दोनों से मिलके एक आ गया तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन चला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली इक्वेशन, इनमें। नहीं तो इन्हीं दोनों से मिलके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वांटम नंबर ले लेता है, एक बोर थ्योरी उठा लेता है। अब बोर थ्योरी में 2-3 हेडिंग है, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, उनसे उठ जाता है। क्वांटम नंबर में अपना पूरा क्वांटम नंबर है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन पेपर में अभी तक लगातार उसने दिए हैं। 2024 के दोनों पेपर में 2 क्वेश्चन थे, 23 के दोनों पेपर में, 23 के एक पेपर में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और अभी भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन है, मगर चैप्टर कम हो गए, 3 चैप्टर भी कट गए। सॉलिड स्टेट कट गया, ठीक है, गैसेस स्टेट कट गया, और सरफेस केमिस्ट्री कट गया। तो अभी भी इससे 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ साथ में ये चैप्टर आपके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि आपने मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, बस तुम्हें अब केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन अलग तरह के पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के अलग। मगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जैसे हर चैप्टर में करते हैं, सारी बातें पढ़ाते हुए ऊपर तक चलेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
देखो बच्चों, अब आपको समझाता हूं डिस्कवरी में है क्या। ठीक है, बहुत सिंपल है, तुम लोग तो टैलेंटेड हो। हमने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, मतलब कोई एक ऐसी ट्यूब ले ली जो ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, ये देखो, और इसको वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम करने का मतलब एयर निकाल लिया और छोड़ दिया इसको। सारी एयर निकालना वैक्यूम है। तो हमने एयर के सारे पार्टिकल निकाल लिए, फिर उसमें एक स्पेसिफिक गैस डाल दी है, हाइड्रोजन गैस। एयर निकालने के बाद मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दी है, मतलब किसी भी तरह की एयर नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी है। अच्छा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने एक बैटरी जोड़ दी है। तो बैटरी जब जोड़ोगे तो यार एक माइनस टर्मिनल होगा, एक प्लस टर्मिनल होगा। तो माइनस टर्मिनल हमारा कैथोड है, प्लस टर्मिनल हमारा एनोड है, और ये बैटरी लगी है। ये बैटरी जो है बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी है, 10,000 वोल्ट की बैटरी है। अब इस ट्यूब को ना, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर गैस का आयोनाइजेशन किया जाता है। गैस का आयोनाइजेशन करते हो आप। इसीलिए नाम दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब, और इसी वजह से इतना बड़ा वोल्टेज सप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गैस है, हमें क्या करना है, इसका मतलब तहस नहस करना है पूरी तरह से। ये जो एटम हमारा समूचा एटम है, इसमें तहस नहस करना है कि यार इसकी धज्जियां उड़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कुछ पता नहीं होता है, एक तरह का तुक्का होता है, थ्योरेटिकल तुक्का। तो उन्होंने क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज लगा रखा है। तो बहुत हाई वोल्टेज देखो क्या करता है, सबसे पहले जो गैस के एटम के बीच में बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है, तो ये एटम बनते हैं ऐसे। फिर ये जो एटम है इनसे आयोनाइजेशन होता है और ये बनता है। ये जो है इसको कहा जाता है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ निगेटिव पार्टिकल। ये देखो, और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अमीर लोग हैं, कोई एक गैस मालिक्यूल थोड़ी लेंगे, खरबों गैस मालिक्यूल लेंगे। तो जब आप खरबों गैस मालिक्यूल लोगे तो कलेक्शन तगड़ा आएगा यार, है कि नहीं। तो जरा देखो, अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही कुंजी ऑन की, वोल्टेज गया, वोल्टेज गया तो एटम के बीच के बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर एटम आयोनाइज हुआ ऐसे। अब जब एटम आयोनाइज हुआ तो पार्टिकल निकले निगेटिव और पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, आपने लगा रखी है ट्यूब, ये देखिए ये माइनस प्लेट है, तो इसकी ओर क्या भगेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल भगेंगे। और ये क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी ओर क्या भगेंगे, निगेटिव पार्टिकल भगेंगे। तो इधर निगेटिव पार्टिकल भाग रहे हैं, इधर पॉजिटिव पार्टिकल भाग रहे हैं ऐसे। क्लियर है? तो अब गौर सुनिएगा, इंस्ट्रूमेंट एक बार फिर से देख लो। क्या किया है, एक गैस ट्यूब लिया, उससे सारी की सारी एयर निकाल दी और एक स्पेसिफिक गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस, और हाई वोल्टेज की बैटरी लगा के ऑन कर दिया। तो ऑन करने पर हमें बस ये दिखा कि यार ये जो साइड है इन पर ग्लो आया है, चमक आई है। ये जो साइड है ना, इन पर चमक आई है, तो इसका मतलब है इन पे कुछ टकराया है। क्या टकराया है पता नहीं, कुछ टकराया है। कुछ टकराने से ये हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्यों, बैटरी के पहले तो नहीं थी चमक, अब बैटरी लगाने के बाद चमक आ रही है, तो कुछ तो बवाल हुआ ही होगा। तो उस बवाल का फिर वो अपना एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने पर यह पता चला कि यार पॉजिटिव प्लेट की ओर चमक आई है, तो कोई निगेटिव पार्टिकल इससे टकराया होगा। क्यों, प्लस की ओर कौन भाग के आएगा, माइनस आएगा। तो ये हुआ कि निगेटिव पार्टिकल आया कहां से होगा, तो उन्होंने ये घटना बताई कि ऐसा हुआ होगा। इस निगेटिव पार्टिकल के कलेक्शन का नाम रख दिया गया कैथोड रेज।
इस निगेटिव पार्टिकल के कलेक्शन का नाम रखा गया कैथोड रेज, इसको कैथोड रे कहा गया। ठीक है, अब नाम कैथोड रे है मगर ये कैथोड से इमिट नहीं होती हैं, कैथोड की ओर से आती हैं। देखो एनोड ये है, तो रास्ता देखो किधर से आ रही है, ऐसे आ रही है ना, तो कैथोड की ओर से आने की वजह से इनका नाम कैथोड रेज है, कैथोड से इमिट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा कि कैथोड रेज कैथोड से इमिट होती हैं, नहीं, कैथोड की ओर से आती हैं। अच्छा, इस कलेक्शन का नाम रख दिया गया एनोड रेज, क्यों? क्योंकि ये एनोड की ओर से आती है, और इन्हीं को कहा जाता है कैनोल रेज। अब ये आपकी तरह टैलेंट नहीं थे कि 5 मिनट में सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया, दोनों चीजें खोज डाली। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में कैथोड खोजा था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एनोड खोजा था, मतलब एनोड रेज खोजी थी। हम टैलेंटेड, हमने दोनों में ही एक ही में खोज दिया है। कैसे? देखो बताता हूं, फिगर होगा मेरे पास, तुम यार किनारे हो। देखो, जब हमें उस प्लेट पे चमक मिली तो ये हुआ चमक मिली है, इसका मतलब कुछ टकराया है। तो इस बार हम जब इंस्ट्रूमेंट को अरेंज कर रहे थे ना, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट में छेद कर दिए छोटे छोटे, वही छन्नी टाइप की लगा दी। ये जो प्लेट बनाई ना, इसमें बीच में छोटे छोटे छेद कर दिए, जैसे चमक ज्यादा मिले, ग्लो ज्यादा आए। पिछली बार तो हम नौसिखिया थे, हमें क्या पता था कि वोल्टेज लगाने से कुछ होगा भी। तो जब पता चला नहीं भाई उधर चमक आती है, तो इस बार हुआ कि ज्यादा चमक लाओ, जैसे ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, उसकी इंटेंसिटी पता चले। तो ये वह ज्यादा कैसे आएगी, प्लेट तो लगानी पड़ेगी, तो वह प्लेट में छोटे छोटे छेद कर दो, उसको कहा जाता है परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। तो जब हम लोगों ने इसको परफोरेटेड कैथोड का, तो इसी छेद को कहा जाता है कैनॉल। तो इसीलिए इसका नाम एनोड रेज भी है, कैनॉल रेज भी है। कैनॉल इसकी वजह से कहा जाता है, ये जो छोटे छोटे होल्स है ना, इनको कहा जाता है कैनॉल। तो इसी का नाम एनोड रेज है, कैथोड रेज है। मैं दोनों में एक ही में पढ़ा दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक ही में आना ही है। अब ये फिगर गलत बना है, जहां से भी फिगर उस समय उठाया गया है, किसी एसएमयू को मैंने बोला होगा कि पीपीटी बना के दो, तो उसने गलत उठा लिया। देखो ये कहां से निकल के आ रहा है, एनोड से। एनोड एनोड से कुछ नहीं निकलता है, वो गैस के आयन है, एनोड की ओर से आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम एनोड रेज है। एनोड से कुछ नहीं इमिट होता है, तो ये फिगर रॉन्ग है, ध्यान रखना इस जगह पे। क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं, फिर हम लोग उसको सजा लेते हैं कि हाँ यार ये चीज खराब बनाई है, इसको हटा दो, इसको सही कर दो। फिर हम लोगों ने अपना क्वेश्चन डाल दिए या क्वेश्चन एडिट कर दिए बैठ के, मगर बेसिक काम उन लोगों से देते हैं। तो उसने चिपका दिया होगा, गलत बना ये फिगर। चलो अब गौर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है? क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब लगाई, पिन ऑन किया, तो जैसे ही ऑन किया तो गैस में क्या हुआ, ऐसा हुआ, और ये कलेक्शन आया। तो अब दिमाग में क्या क्या बैठाना है, जरा गौर सुनो। जब आप गैस चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन तो बार बार वही आएगा, निगेटिव पार्ट का कलेक्शन, मगर पॉजिटिव आयन बार बार अलग अलग आएगा। हाइड्रोजन के केस में H आयन आएगा, मान लो हम हीलियम लेंगे तो He2 पॉजिटिव आयन आएगा, ऑक्सीजन लेंगे तो O पॉजिटिव आएगा, मगर सबसे इलेक्ट्रॉन तो बार बार वही निकलेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। तो इसका मतलब कैथोड रेज का पार्टिकल हमेशा फिक्स रहेगा, मगर एनोड रेज जिस चीज का कलेक्शन है वो कैटायन का कलेक्शन है। गैस चेंज होगी तो कैटायन चेंज होगा, मगर कैथोड रेज में गैस चेंज होगी तो एनायन चेंज नहीं होगा, वो बार बार इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं, दोनों की एक साथ कंपेयर करके। जैसे दोनों में कंपेयर रहेगा, तुम्हें पता रहेगा किसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। तो पहले ये इंस्ट्रूमेंट समझ के कैसे हुआ, हमने हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, ऑन किया, ऑन करने पर हमें पॉजिटिव साइड में भी चमक मिली, निगेटिव साइड में भी चमक मिली। इससे हमें यह पता चला कि यार पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या आया होगा, निगेटिव पार्टिकल आया होगा, निगेटिव प्लेट की ओर पॉजिटिव पार्टिकल आया होगा। तो जो पॉजिटिव प्लेट की ओर आया उसका नाम रखा गया कैथोड रेज, क्यों? क्योंकि वो कैथोड की ओर से आ रहा है, और वो कलेक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉन का। और जो निगेटिव पार्टिकल की ओर आया, निगेटिव प्लेट की ओर आया, वो पॉजिटिव होगा,
उसको कहा गया एनोड रेज। क्यों? क्योंकि वो एनोड की ओर से आ रहा है। ठीक है, इतनी बात हमने बताई। अच्छा, हमने क्या किया, एयर हटा दिए। तो जब एयर हटा दोगे तो इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वैसे ही कम हो गया, तो अपने आप टोटल प्रेशर लो हो जाता है। क्योंकि एयर हटा देंगे तो एयर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, तो एनालिसिस नहीं हो पाएगी। इसलिए हुआ कि एयर पहले निकालो, एक गैस डालो, जैसे एनालिसिस हो पाए अच्छे से कि चीजें क्या है। अब यार जरा गौर से इन बातों को समझिए। अब हम लोग जा रहे हैं इनके कंपेयर पे। देखिए, जो बातें पेपर में आ सकती हैं, वैसे देखो, डिस्कवरी ऑफ एनोड और कैथोड से पेपर में कुछ आता नहीं है, मगर आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हम लोगों का वो रिश्तेदार भी नहीं है। मान लो गुस्सा आ गया, पूछ दिया, तो ना तुम लड़ाई करने जा पाओगे उससे, ना हम, दोनों को मारेगा वो उठा के। तो इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कैथोड रेज, और इधर एनोड रेज। अब जरा देखो, 1 2 3, 3 पेज तो लग जाएंगे। अब जरा गौर समझना, ठीक है, एक एक करके सारी बातें बताते हैं। कैथोड रेज किसका कलेक्शन है? कैथोड रेज है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एनोड रेज किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ कैटायन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल। अब इसी जगह पे एक डिफरेंस लिख रहा हूं, गौर समझो। हाइड्रोजन गैस के केस में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के केस में H प्लस होगा, जिसका नाम रखा गया है प्रोटॉन। वो कैटायन है H प्लस, मगर उसका नाम प्रोटॉन रखा गया। कैसे रखा गया बताता हूं। आपने डिफरेंट टाइप की गैसें ली, तो डिफरेंट टाइप के कैटायन आए, और जितने भी टाइप के कैटायन आए तो देखा गया कि यार उनका जो मास आ रहा है, हाइड्रोजन कैटायन के मास का मल्टीपल आ रहा है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन कैटायन का मास x आया है, तो बाकी जितने भी कैटायन आए, या तो वो 2x आए या 3x आए, 4x आए, 5x आए, 6x आए, तो ये हुआ कि इतना मास हर एक के पास जरूर है। इसी को कह दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है जो सबके पास हो। तो इसको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कह दिया H पॉजिटिव को? उसका रीजन है कि जितने भी कैटायन के मास आए वो उसके इंट्रीगल मल्टीपल आए। तो ये हुआ कि यार ये पार्ट सबके पास जरूर है, इसको नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल, और इसका एक नया नॉमेनक्लेचर किया गया, प्रोटॉन बोला गया। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज किसका कलेक्शन है? प्रोटॉन का कलेक्शन है। अदर गैस के केस में एनोड रेज कैटायन का कलेक्शन है, प्रोटॉन का कलेक्शन नहीं है कि किसी ने कहा बस एनोड रेज प्रोटॉन का कलेक्शन है। वो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के कैटायन का नाम प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के कैटायन का नाम प्रोटॉन थोड़ी है, हीलियम के कैटायन का नाम प्रोटॉन थोड़ी है, उसका नाम तो अल्फा पार्टिकल है। और एनोड रेज कैटायन का कलेक्शन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ ये H पॉजिटिव होता है, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये एनोड रेज प्रोटॉन का कलेक्शन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस फिल कराई जाएगी। क्लियर है इतनी बात? समझते चलिएगा, बताता चलूंगा कि डिफरेंसेस हैं क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट समझो कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ कैथोड रेज does not depend upon nature of gas। कैथोड रेज का नेचर
गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बार बार कैथोड रेज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन आएगी, और इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो उसका नेचर भी फिक्स है यार। तो नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। गैस कोई भी लो उसका नेचर फिक्स है, क्यों, क्योंकि बार बार उसका पार्टिकल फिक्स है। इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि ये कैटायन का कलेक्शन है और बार बार कैटायन अलग होगा, क्योंकि हर गैस का कैटायन अलग होता है, तो उसका नेचर अलग आएगा। बात समझते जाओगे, डिफरेंसेस सब कुछ। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे मास निकाला गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन, अब देखो प्रोटॉन कह रहे हो, इसका मतलब गैस हाइड्रोजन ले रहे हो, नहीं तो ये तो कैटायन का कलेक्शन है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। ये देखिए, फिर हम लोगों ने कहा भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया था, मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड या एक्सपेरिमेंट, जिसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, किसके किसके क्या क्या चार्ज है। कभी कभी कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस मेथड से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि आप एनसीईआरटी देखोगे तो एक कोने में एक फिगर बना है, ठीक है, वहां पे इसको कैलकुलेट किया गया है कि हाँ भाई इस फिगर में लगाया गया है, तो इस वजह से कभी कभी मेथड का नाम पूछ लेते हैं, तो मैंने चिपका दिया है। अब जरा देखो यार बच्चों, अगला पॉइंट, E अपॉन एम रेशियो। E अपॉन एम रेशियो को कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रे, कैथोड रेज, कैथोड रेज। तो देखो E अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज, E का मतलब चार्ज, M का मतलब मास। तो चार्ज कितना है, ये आपके पास है, ओ चार्ज कितना है, ये आपके पास है। अब देखो ये डेंसिटी है, तो साइन के साथ नहीं लिखते हैं, मास चार्ज डिवाइडेड बाय मास कर रहे हो, तो ये चार्ज डेंसिटी तो ही है कि नहीं, कि कितना मास कितना चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये चार्ज डेंसिटी हुई, है ना। तो मास की वैल्यू, जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, मतलब स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो कोई भी बच्चा माइनस साइन के साथ इसकी वैल्यू मत डाले, सिर्फ चार्ज डाले और डिवाइडेड बाय मास। तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास, तो जब यार आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। यूनिट का ध्यान रखना, वो पूछेगा तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए, कौन सी यूनिट में वो बात कर रहा है, कूलाम पर ग्राम बात कर रहा है कि कूलाम पर केजी बात कर रहा है, वो घुमा सकता है इस जगह पे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान रखना। उसमें आप सिलेक्शन मत करना कभी भी, जो भी लिखा जा रहा है सब इंपॉर्टेंट होगा, जो पूछा जा सकता है यदि कोई क्वेश्चन बना इससे तो E अपॉन एम रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो वो कितना है, वो होता है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। याद ना रहे तो चार्ज याद है, मास याद है, डिवाइड करके देख लेना अपना। अब E अपॉन एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन,
प्रोटॉन क्या होगा, चार्ज कितना है और मास कितना है। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, इसको यार ऊपर करो, 10⁸ आप पॉइंट हटा दिया है मैंने बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली है ना। अब गौर से सुनना, मैंने देखो लिखा क्या है, E अपॉन एम रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रेज, उसमें क्या लिखा है, प्रोटॉन लिखा है, क्योंकि कैथोड रेज का पार्टिकल हमेशा फिक्स है, तो कैथोड रेज बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो एक ही बात आएगी बार बार। मगर यदि हम एनोड रेज लिख रहे हैं तो एनोड रेज का पार्टिकल बार बार अलग अलग है, तो उसका E अपॉन एम रेशियो वेरिएबल है, वो गैस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर गैस के आयन का मास अलग, हर गैस के आयन का चार्ज अलग, क्योंकि किसी के ऊपर +1 चार्ज आएगा, किसी के ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो इसी वजह से मुझे यहां प्रोटॉन लिखना पड़ रहा है, क्योंकि एनोड रेज लिखा तो तुम गलत कर जाओगे, जैसे ही उसने ऑप्शन दिया कि E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज इज कांस्टेंट, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है ट्रू। क्यों, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज इज वेरिएबल, क्योंकि गैस चेंज तो वैल्यू चेंज है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये प्रोटॉन का इसीलिए मैंने लिखा है, वहां इलेक्ट्रॉन लिख लो या कैथोड रे लिख लो तो भी एक ही बात है, मगर यहां स्पेसिफाई मुझे करना पड़ रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि मैं ये बात लिख सकता हूं कि E अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज कांस्टेंट and E upon m ratio of anode rays is variable and depend upon nature of gas, है कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंसेस बराबर चलते जा रहे हैं कि यार इसका E अपॉन एम रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट होता है, मगर एनोड रेज का E अपॉन एम रेशियो वेरिएबल होता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इसका E अपॉन एम रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गैस कोई भी हो, गैस कोई भी हो। तो अगले पॉइंट पे ये बात हम छाप रहे हैं, देखो E अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज does not depend upon nature of gas but depend upon voltage of बैटरी। अब जरा इस बात को समझिएगा, अभी पूरा पॉइंट समझाऊंगा, नीचे वाला लिख दिया है समझाया नहीं है, तो अभी समझाऊंगा, तब तक इधर छाप दूं। E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन nature of gas and voltage of बैटरी। अब बात आई यार ये कैसे, अब इस पर चर्चा करते हैं, तो जरा इस पर गौर से देखते हैं कि यार बैटरी के वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आधी लैंग्वेज तो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गैस पे क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा। अब ये वोल्टेज वाली बात करता हूं। देखो आप लोगों ने फिजिक्स में एक बात पढ़ी होगी, मूविंग मास इक्वल टू होता है रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस v अपॉन c का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है। वो क्या है, आप कह रहे हो कैथोड रेज है, कैथोड रेज किधर जा रही है, माइनस है, प्लस प्लेट की ओर जा रही है, तो इसका मतलब मोशन में है, तो हमें मूविंग मास रखना है। तो ये जो E अपॉन एम रेशियो होता है, इसमें जो m है ना, ये मूविंग मास है। अब मूविंग मास है तो जरा गौर से देखो, ये हमारा रेस्ट मास है और ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो गई, रेस्ट मास कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल भी है। जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आपने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया,
तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो नीचे की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये माइनस में लिखा है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो नीचे की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये माइनस में लिखा है। हजम हो रहा है ना? अब यार नीचे की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया तो ये नीचे लिखा है E अपॉन एम रेशियो कम हो जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों? आपने जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो नीचे की वैल्यू, अरे यार नीचे की वैल्यू क्या हो गई? कम। और नीचे की वैल्यू, हाँ नीचे की वैल्यू कम हो गई तो ऊपर की वैल्यू ये क्या हो गया? बढ़ गया, और ये बढ़ गया तो E अपॉन एम रेशियो कम हो गया। तो अब हम इस बात को छाप देते हैं, E अपॉन एम रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज ऑफ बैटरी के, और दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। बात समझ पाए? आप देखो, आपने वोल्टेज बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ गई तो ये वैल्यू बढ़ गई, और ये वैल्यू बढ़ गई तो पूरी वैल्यू कम हो गई क्योंकि 1 माइनस समथिंग है। पूरी वैल्यू कम हो गई तो ये बढ़ गया, और ये यहां नीचे है, ये बढ़ेगा तो E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ाने पर, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो E अपॉन एम रेशियो की वैल्यू दोनों पे इफेक्ट करेगी, क्योंकि E अपॉन एम रेशियो में m जो है वो मूविंग मास है। ठीक है, m जो है वो मूविंग मास है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आ गया या स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो वो अपने आप वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मास में कन्वर्ट ही नहीं रहेगा। यदि हम इतनी स्पीड से दौड़ जाएं कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो हम अपने आप वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोशिश करेंगे। इतनी बात ठीक है? समझ रहे हो कैसे करना है? तो ई, हाँ बेटे कहा ये, एक मिनट देखते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इफ एंड बट है तो गलत कैलकुलेट हो सकता है, ऐसी बात नहीं। वोल्टेज बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी। अच्छा वेलोसिटी बढ़ी तो U अपॉन सी की वैल्यू बढ़ गई, है ना? अच्छा U अपॉन सी माइनस में है तो U अपॉन सी की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। 1 माइनस एक्स लिखा है, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये ठीक है ना? अच्छा ये वैल्यू कम हो गई तो ये बढ़ जाएगी, और ये बढ़ गई, और ये इसमें कहा है? नीचे, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, है ना? तो ये बात ठीक है हम लोगों की। तो जरा देखो, E अपॉन एम रेशियो के बारे में बता दिया। अब बात आती है कि यार आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो बताई कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्या क्या पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। अब और पॉइंट देखो, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी इफेक्ट करते हैं और ये भी इफेक्ट करते हैं। आप एक्सरे कराने जाते हो ना, बस वही है ये। व्हाइट कलर की फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जैसे ही रेज डालोगे उसका कलर चेंज कर देंगे, इसका मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करते हैं, तो दोनों ही कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करते हैं। व्हील को रोटेट कर देते हैं क्योंकि दोनों के पास मास है तो मोमेंटम लगेगा, है, और मोमेंटम लगेगा तो आगे पीछे दाएं बाएं तो व्हील जाएगा ही जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इन सबके पास काइनेटिक एनर्जी है और मास है, तो ये व्हील को दोनों ही रोटेट कर देंगे। यदि इनके बीच में एक व्हील लगा दिया जाए, पहिया लगा दिया जाए, तो हाँ वो इफेक्ट करेंगे। अब वो घूमे या ना घूमे अपने को लेना देना नहीं है, अपने को ये लेना देना है कि इफेक्ट करेगा, वो घूमेगा ही घूमेगा। बच्चे ने कहा कौन सा व्हील, तो व्हील भी दिखाएंगे। कहाँ चला गया वो? अरे ऐसा नहीं है, फिगर है, सारे फिगर है। ये देखो मैंने क्या किया, इसके बीच में एक व्हील लगा दिया, तो व्हील लगा दिया
तो यार इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, तो व्हील रोटेट कर जाएगा, हिलेगा डुलेगा रोटेट कर जाएगा। उसी को क्या कह रहे हैं कि व्हील को इंपैक्ट करेगा, इफेक्ट डालेगा दोनों ही रेज, चाहे वो कैथोड रेज हो चाहे वो एनोड रेज हो। ठीक है, अब यार जो मेन पॉइंट है गौर समझिएगा, हम लोगों ने यहां चालू किया, यहां से आपको बताया, आपने एक गैस डाली, जब गैस डाली तो वो आयोनाइज हो गई, और जब आयोनाइज हुई तो एक आपके पास निगेटिव पार्टिकल आया, एक पॉजिटिव पार्टिकल आया। निगेटिव पार्टिकल के कलेक्शन को कैथोड रेज, पॉजिटिव पार्टिकल के कलेक्शन को एनोड रेज कहते हैं। ठीक है, निगेटिव पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पार्टिकल कौन है? गैस का कैटायन। फिर मैंने इनकी प्रॉपर्टी में कंपेयर किया, मेन प्रॉपर्टी जो आपके पास है या जो आपसे पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं यार डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, कि यार डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कहां से आई? हाँ बेटा, नहीं, आपको साइंटिस्ट का नाम ईयर कुछ याद नहीं रखना है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं पूछते। बोर्ड में भी, अच्छा बोर्ड का मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गए। अच्छा बोर्ड में पूछता है, अच्छा अच्छा, अब तो फिर बता देते हैं, जब पूछा जाता है कहीं ना कहीं तो बता देता हूं। देखो, ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये आया था 1898 में, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1932 में। तो भाई लोगों को 32 साल लग गए न्यूट्रॉन खोजने में, हमने अभी 2 सेकंड में खोजा है। अभी इलेक्ट्रॉन खोजा, प्रोटॉन की बारी आ गई है, देख लो है ना? चले चालू करें। अच्छा देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अरे इधर ध्यान दो। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक ने खोजा, जेम्स चैडविक। तो जरा समझिए, हमको ये लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी काम किया है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम होता है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या आया, जरा गौर से ध्यान दें। हमने क्या किया, हमने बेरिलियम एटम ले लिया। बेरिलियम का जरा बताना, मॉलिक्यूलर वेट कितना कितना होता है, कोई बताएगा? यहां लगभग 9, चलो 9 मान लेते हैं। अच्छा देखिए, बच्चों ने कहा है तो मैंने वही लिख दिया है। अब देखो अल्फा पार्टिकल किस चीज को कहते हैं, थोड़ा समझाता हूं। देखो यार, ये हमारा हीलियम एटम है, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है? हीलियम एटम। हीलियम एटम का मतलब होता है 2He4, है कि नहीं? अब हमने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये बन गया जाके हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब दोनों के दोनों निकाल दोगे तो बस न्यूक्लियस ही तो बचा। तो ये बना जाके हीलियम का न्यूक्लियस, इसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एटम का रिप्रेजेंटेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ही नहीं किए जाते। तो जब एटम के रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे तो उसके कैटायन का सिंबल और उसके न्यूट्रल एटम का सिंबल सेम रहेगा। आप चाहे प्रोटॉन में ले लो, तुमसे कहा जाता है प्रोटॉन तो तुम 1H1 लिख देते हो, तुमसे कहा जाता है हाइड्रोजन एटम तुम भी 1H1 लिख देते हो, जबकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हीलियम एटम कहेंगे तो भी आप 2He4 लिखते हो, अल्फा पार्टिकल कहते हैं तो भी आप 2He4 लिखते हो। क्यों? क्योंकि जो आपने एटम का रिप्रेजेंटेशन बनाया है उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये प्रोटॉन होते हैं, ये मास नंबर होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं मेंशन ही नहीं है, तो आए जाए सिंबल कैसे चेंज हो? तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होता है। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो कुछ बचा है उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। मगर जब पेपर में लिखा होगा तो दोनों एक जैसे लिखे होंगे, 2He4 उसको भी लिखेंगे, 2He4 उसके भी लिखेंगे, जबकि वो क्या है, Fe2 डबल पॉजिटिव है।
क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है एटम का उसमें इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आए या गए वो दिखेंगे नहीं। तो हमने क्या किया कि यार बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, क्योंकि अब मैं ऐसे लिखूंगा तो बच्चे कहेंगे बोल अल्फा पार्टिकल लिख रहे हैं, है हीलियम एटम लिख रहे हैं। तो इस वजह से पहले उतना पढ़ा दिया है जैसे आप भावनाओं को समझ जाएं। तो देखो बेरिलियम पर मैंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी, तो जब बम्बार्डिंग की तो यार निकल के कुछ ऐसा आया 4 2 6, इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं होता, इधर देख लो यार। तो न्यूट्रॉन पे क्या है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है 0, और न्यूट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर। यहां से ज्यादा होता है 6724 प्रोटॉन, 6745 न्यूट्रॉन। पहले 3 अंक सेम है, चौथे अंक से डिफरेंट है, उतना हम लोग कंसीडर नहीं करते, इतनी तो मक्कारी हम लोग करते ही हैं। तो देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग बराबर, और चार्ज कितना है 0। ये क्या है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की बात भी हम लोगों ने कर ली कि यार न्यूट्रॉन कहां से आया। अब आपके पास जो चीज है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जब भी कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने को आएगी तो हमें रियल वैल्यू ना रख के उनकी रिलेटिव वैल्यू रखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा रिलेटिव वैल्यू को समझा देता हूं, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्वेश्चन को करने में और समझने में, टाइम ज्यादा लगाओगे। हाँ बेटा, अच्छा तो अभी वापस चलते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा क्यों लिखोगे, पूरा लिखोगे। ये वाला की और पीछे, हाँ लिखो आप, थोड़ा तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ अभी आएगा, टाइम आएगा। एक ही नहीं नहीं, बहुत सारे निकलेंगे, है ना। अब एक पे कैसे बम्बार्डिंग कराएंगे, एक हम एटम कहां से खोज के लाएंगे, दिखता ही नहीं है। तो खरबों एटम होंगे, खरबों ये होंगे, खरबों ये होंगे, बैलेंसिंग ये है। सही है, छाप डालो। अब फिर जल्दी से करो, हाँ भाई छाप लो सब लोग, बढ़े आगे। अच्छा अब जरा देखो यार, जब आप क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यू बहुत माइनस माइनस में है, तो यार क्वेश्चन करते समय हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वैल्यू यूज करते हैं। रिलेटिव वैल्यू कैसे आती है आपको ये समझाता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे हो गया पार्टिकल, यहां पे हो गया उसका मास, यहां पे चार्ज, ठीक है। अब बाकी आगे बताएंगे कि वहां पे क्या करना है। ध्यान दो सब लोग, हमने यार पार्टिकल यूज किया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रियल में मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -20 31 kg, है ना। अच्छा प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 रेस्ट की पावर -27 kg। अब यहां से कहानी उठाते हैं। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में यदि कंपेयर करो तो देखो कितने जीरो का डिफरेंस है, 4। 4 जीरो का मतलब होता है 10,000 रुपए। 10,000 इलेक्ट्रॉन रखोगे, एक प्रोटॉन रखोगे, तब तराजू बीचों बीच आएगा, है ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम हर जगह निगलेक्ट मान के चल रहे हैं।
क्योंकि किसी एटम में 110 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आपके पास पीरियोडिक टेबल में 110 120 है, और यहां 10,000 बोल रहा हूं मैं कि 10,000 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बराबर है। तो यार ये बताओ कि हाइड्रोजन एटम का वेट यदि 1 है तो हाइड्रोजन आयन का वेट कितना होगा? लगभग 1। उससे एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी आप कह रहे हो कि 10,000 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो तुमने तो एक इलेक्ट्रॉन का मास बस कम कर दिया है एटम से। तो एक इलेक्ट्रॉन के मास को कम करने से एटम के मास में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। तो हाइड्रोजन के मास को ही प्रोटॉन का मास मान लिया जाता है। इसी वजह से रिलेटिवली मास कितना होता है? 1। प्रोटॉन का 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के मास से इसको डिवाइड कर दिया गया है, और हाइड्रोजन का मास और एचआयन का मास सेम है, तो इसका क्या हुआ? रिलेटिव मास 1। अब इसके मास से इसके मास को जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिलेटिव मास आता है 1 डिवाइडेड बाई 1837। यदि कहीं पर 40 भी ले लिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रिलेटिव है। ठीक है। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास भी यही है, तो उसका भी रिलेटिव कितना रखोगे? 1 रखोगे। ये रिलेटिव है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल, इसका मास कितना है? गौर से देखो, ये क्या बताता है? 4 क्या बताता है? कि इसमें 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मास तो सेम है, तो चाहे 4 प्रोटॉन बोल लो भाई। ए क्या है? P प्लस एन, तो P और N का मास तो सेम है, तो आप कह रहे हो 4 प्रोटॉन है। तो अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है? 4। एक प्रोटॉन का इतना है, तो 4 प्रोटॉन का रियल मास कितना हुआ? तो रियल मास इतना हुआ। अब रिलेटिव कितना होगा? जो ऊपर लिखा होता है वो रिलेटिव मास लिखा होता है। एक मास तो इतना बड़ा मास है कि किसी एटम किसी मॉलिक्यूल के पास आ ही नहीं सकता है, इतने इतने मास होते हैं इनके पास। एक लिख दोगे तो एक तो बहुत बड़ी वैल्यू है इनके लिए, रो दो देते हैं, है ना। एक मास इनके ऊपर रख दिया गया तो पूरी जिंदगी लगा देंगे, उठ ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, दब जाएंगे। एक मास से तो देखो 10⁻27 लिए टहल रहे हैं, 10⁻31 लिए टहल रहे हैं, और इनके ऊपर एक रख दोगे तो ऐसा ही कुछ होगा जैसे अपने ऊपर पृथ्वी रख दी जाए, निपट जाएंगे बेचारे। अब आ जाओ इधर चार्ज की बात। तो देखो यार, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो इस चार्ज को 1 मान लिया गया है। इस चार्ज को क्या मानते हैं? 1 रिलेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज बराबर हैं, तो दोनों 1 1 है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। अब इस पर चार्ज कितना है? तो 2 तो हम लिख देंगे। क्यों? ये देखो 2 है। ये जो चार्ज लिखा होता है ये रिलेटिव चार्ज लिखा होता है, किसी के ऊपर +1 है, -1 है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, रियल चार्ज नहीं है, रिलेटिव चार्ज है। जैसे ये देखो, क्योंकि 1 चार्ज भी इतना बड़ा चार्ज है कि किसी एटम के ऊपर आ ही नहीं सकता है। एक इलेक्ट्रॉन जाता आता है तो 10⁻⁻19 है। 10⁻⁻19 को 1 बनाने के लिए 19 जीरो लगाने पड़ेंगे। अभी 19 जीरो की वैल्यू लिख दी जाए तो उसको पढ़ने में हम सारे लोग फेल हो जाएंगे कि इसको पढ़े कैसे, इतनी बड़ी वैल्यू होगी, है ना। बस 3 4 तक जाते जाते सांस फूलने लगती, 9 तक जाते जाते डर लगने लगता है कि इतनी बड़ी वैल्यू कहां से आएगी। तो देखो, अरे प्रभु, रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास आ गए, तो जब हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो रिलेटिव वैल्यू यूज कर रहे होंगे। क्यों? हमसे कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, हाईएस्ट लोवेस्ट। तो हाईएस्ट लोवेस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम रियल वैल्यू नहीं डालेंगे, क्योंकि रियल वैल्यू में इतनी पावर है, फिर कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या रिलेटिव वैल्यू डाल के निकल लेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। मगर यदि कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेगा तब हम रियल वैल्यू डालेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं डालेंगे। अब किसी ने कहा यार मास इन टर्म ऑफ एएमयू बताओ,
इन सबका मास एएमयू के टर्म में कितना होगा। तो यहां पे थोड़ा हम लोगों को दिक्कत आएगी, तो उस दिक्कत को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक एएमयू की वैल्यू आप सबको पता है 1/Na ग्राम होती है। यहां जब हम चार डेंसिटी निकालेंगे तो माइनस नहीं रखेंगे, वैसे -1 होता है ना। माइनस है तो माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाता है ग्राम। ठीक है, ये देखो। अब यहां पे बात क्या फंसती है, वो पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू के टर्म में बताओ। अब क्वेश्चन बनना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू के टर्म में बताओ तो कैसे निकाले। तो यार कुछ नहीं करना है, जिसका भी मास एएमयू के टर्म में कह रहे हैं, मास ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ एएमयू, तो मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 1 एएमयू। 1 एएमयू की वैल्यू केजी में इसलिए डाल दी क्योंकि तुम इनकी केजी की वैल्यू याद करके बैठे हो। उसकी ग्राम वैल्यू डालोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन के भी तो बवाल हो जाएगा, तो इसलिए केजी केजी अपना कट्टम काट, आंसर आ गया। तो एएमयू में वैल्यू मुझे याद नहीं है, इसलिए निकालने का फार्मूला बता दिया है, अपना लिख लेना है ना। और याद आपको भी नहीं करनी है, क्योंकि वो ऐसी आती है जैसे इलेक्ट्रॉन की आएगी 0.30 फिर 5 4, थोड़ी बहुत याद है। फिर इसमें आएगा, ठीक है, 0.132, तो ऐसे आएगी। तो उसको आपको याद नहीं रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के तरीके कि भाई ऐसा करो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एएमयू में बता दो, प्रोटॉन की वैल्यू एएमयू में बता दो, न्यूट्रॉन की वैल्यू एएमयू में बता दो, तो ये न्यूमेरिकल बन गया। तो आप ऐसे निकाल लोगे, क्यों, जैसे ही एक एएमयू से डिवाइड करोगे वो एएमयू के टर्म में चला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपको मैं देता हूं। मेरा मास 70 किलो है, इनका मास 10 किलो है। तुमने कहा मेरा मास, सर का मास इनके मास के रिस्पेक्ट में बताओ, इनके टर्म में बताओ, तो डिवाइड कर गया 7 गुना ज्यादा, बस डिवाइड ही तो किया है। तो यूनिट क्या लग जाएगी पीछे, 7 गुना ज्यादा इन टर्म ऑफ एएमयू, तो यूनिट एएमयू लग जाएगी। जैसे ही एक एएमयू की वैल्यू डालोगे वो ग्राम में आ जाएगा। तो आपको जब भी कहीं कहे कि एएमयू में बताओ, तो बस एक एएमयू से डिवाइड कर दीजिएगा। एक एएमयू से डिवाइड करते ही वो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमयू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं ले चलता हूं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। हाँ बेटे, हाँ, प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में निकाला। प्रोटॉन मान लो या इलेक्ट्रॉन मान लो, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। यदि आप माइनस प्लस लिखते हो तो माइनस प्लस आता है इलेक्ट्रॉन के जाने और गेन होने से। आप क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सोडियम के ऊपर प्लस लगा रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आप कहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन आने का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जाने का चार्ज। ठीक है, यहां पे चार्ज डेंसिटी की बात चल रही, तो आप विदाउट प्लस माइनस काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है इतना। अब बच्चों ने कहा छप गया है, छापो आराम से। अब बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन आएंगे कैसे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का तो काम कर दिया है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो कैसे करना है। अभी तक मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि रिलेटिव वैल्यू से सॉल्व करेंगे, और रिलेटिव वैल्यू नहीं बताई तो फिर वो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे रखेंगे, तुम भी परेशान होंगे, हम तो मान लो किसी तरह काम निकाल भी ले जाएंगे, तुम्हें तो वहां 30 सेकंड दिए जाएंगे ना, हमें तो यार कुछ भी समय ले ले। अब देखिए, बच्चों ने कहा कि सर आप क्वेश्चन बताओ, तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन बताते हैं। आप इसको सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यार, है तो मिटा इसलिए रहे कि लोग परेशान करते हैं, नहीं तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब जगह अपनी मेहनत है। हाँ, देखो
ध्यान दीजिए, गौर समझिए, आपसे कहा गया है E अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ E अपॉन M रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। जेई में जो क्वेश्चन आता है देखो कितना साफ साफ लिख के देता है। अच्छा देखो, लोएस्ट फर्स्ट किसका निकालना है, क्या निकालना है, देखो कितना अच्छे से लिख के देता है। आपको ऐसा कुछ देगी नहीं लैंग्वेज की, नहीं यार लैंग्वेज तुम ना समझ पाओ, क्वेश्चन क्लियर करके देता है, आप आराम से करो बस। मगर इस तरह के क्वेश्चन 84 में आते थे, ठीक है ना, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। अब गौर समझो, हाँ ये मेरे बचपन की कहानी है। अच्छा देखो, ये तो मेरे काल के भी पुराने काल की बात है, इस काल में मैं आ गया था। अच्छा देखिए, अब गौर से समझो बच्चों, अब E अपॉन M रेशियो निकालना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है? इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो इधर हमने लिखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, है ना, मास, चार्ज, देखो चार्ज, मास, E अपॉन M। इसका मास चार्ज क्या है 1, इसका मास क्या है, डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया 1837। चार्ज 1 मास 1 डिवाइड कर दिया, चार्ज 0 मास 1, चार्ज 2 मास 4। अच्छा ये समझ पाए चार्ज 2 मास 4 कैसे लिखा, क्लियर है ना ये सबको? Fe अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम डबल पॉजिटिव, तो चार्ज 2, और Fe हीलियम क्या होता है 2He4, तो मास 4। अब सबसे बड़ा कौन है, इलेक्ट्रॉन। इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये फिर कौन है, प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल, फिर इलेक्ट्रॉन। तो लोवेस्ट फर्स्ट, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है कि भाई सबसे छोटा सबसे पहले लगाओ, फिर आप ऑर्डर लगाओ, तो ये आंसर आ गया डी। अब देखो इसमें हमको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, और क्वेश्चन यही आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हाईएस्ट लोएस्ट ऐसा ही पूछा जाएगा। तो रिलेटिव वैल्यू से करने से क्या होगा, हमारा काम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे। क्लियर है, कर पा रहे हो सब लोग? चलो बच्चे कह रहे हैं हम सर कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो यार, ऐसा क्या देख लिया है तुम लोगों ने? अब देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। गौर समझिए, देखो अभी तक जितना पढ़ाया उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी टेंस टू 0 की ओर है, कि उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मगर आप ध्यान रखो आ कुछ भी सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इससे भी कम है, ध्यान दीजिए, जहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगेगी वहां से समझ लेना सर क्वेश्चन कराना ज्यादा करना चालू कर देंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जहां पे मैं खूब क्वेश्चन करा दूं तुम समझ जाना अच्छा इसका मतलब क्वेश्चन इधर ही से आते हैं, तो वो अपने हिसाब से मैं सेट करके चल रहा हूं कि जहां से कम आएगा वहां क्वेश्चन कम होंगे, या जहां से बिल्कुल नहीं आता होगा वहां पर 2 ही 3 क्वेश्चन होंगे या एक क्वेश्चन होगा, मगर क्वेश्चन सब में कराऊंगा कि पूछा कैसे जा सकता है, तो क्वेश्चन सब में होंगे। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया, तो लोगों को यह पता चल गया कि एटम के भी सब पार्टिकल होते हैं, और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है हर एटम के पास होते हैं। तो लोगों ने कहा ये रहते कैसे हैं एटम के अंदर, क्यों किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 15 न्यूट्रॉन है, तो ये आपस में कैसे रहते होंगे। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट बताने को ही कहा जाता है मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है, एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि भाई उस घर के अंदर ये लोग कैसे रह रहे हैं ये बता दो, और लड़ाई दंगा क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि चार्ज सेम भी है अपोजिट भी है ना,
तो इस चीज को बताना ही मॉडल है और कुछ नहीं है। तो मॉडल का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कैसे रह लेते हैं, ठीक है, जबकि इनके बीच में लड़ाई भी है, सेम चार्ज भी है, इनके बीच में प्यार मोहब्बत भी है, अपोजिट चार्ज भी है। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो जब सबसे पहले कौन आया, थॉमसन, इन्होंने कहा मैं बताता हूं। तो लोगों ने कहा भाई बता दो। तो इन्होंने बताया यार एटम जो होता है स्पेरिकल होता है। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया, वैसे ये बात तो सब लोग जानते ही थे, इन्होंने जो मेन पॉइंट बताया वो बताता हूं। इनका कहना था कि यार देखो सब लोगों को पता है एटम स्पेरिकल होता है, ये डाल्टन भाई साहब ने बता दिया था, मगर डाल्टन भाई साहब के समय तक एटम जो था वो अनकट था, मतलब उसके कोई सब पार्टिकल नहीं थे, ठीक है, मगर अब सब पार्टिकल आ गए। तो इन्होंने कहा कि एटम का जो है वो स्पेरिकल है और पॉजिटिव चार्ज वो पूरे स्पेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब हर जगह डेंसिटी सेम है, हर जगह डेंसिटी सेम है। मतलब जैसे फुटबॉल, एक फुटबॉल की लेयर, इस फुटबॉल की लेयर की हर जगह डेंसिटी सेम है, टेनिस बॉल हर जगह डेंसिटी सेम है ना। तो उन्होंने कहा कि यार एक स्पेयर की तरह दिखेगा और पॉजिटिव चार्ज एक क्लाउड की तरह फैला हुआ है, जिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब हर जगह डेंसिटी सेम है, और इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में रखे हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में रखे हैं। तो लोगों ने कहा यार क्या रहता फैला रहा हो, कुछ दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा दिखने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा यार ऐसा समझ लो जस्ट लाइक वाटरमेलन, कि वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली पूरी जगह पे फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्लैक कलर के सीट है जो उस पे धसे हुए इम्बीडेड है। तो इन्होंने इस तरह से बताया। तो इनका पहला पॉइंट क्या था, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे एटम में फैला हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कि दूसरा कलर यूज करूं, दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एटम। तो इन्होंने कहा यार जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी हर जगह सेम है, अलग अलग नहीं है कि कहीं पर ज्यादा डेंस कहीं पे कम डेंस, ऐसा नहीं है, बादलों की तरह नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोगों ने कहा ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड, इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड इन क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड इन, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। तो लोगों ने कहा यार ठीक है, अरे भाई सुनते रहो। इन्होंने कहा भाई ठीक है, इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट वाले कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो इन सबको सुनते भी रहो। तो उन्होंने कहा क्या है, एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन उनमें इम्बीडेड है। तो लोगों ने कहा ठीक है यार तुम्हारी बात मान लेते हैं, स्टेबल कैसे है, तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्लस माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, आपस में बैलेंस कर रहा है। तो इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इन्होंने कहा यार एटम स्टेबल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से है। तो जरा देखो क्या क्या बात आ गई। इन्होंने कहा कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इम्बीडेड है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से स्टेबलाइज कर रहा है। ये 3 पॉइंट इन्होंने बताए। अब आप गौर से देखो कि इसमें न्यूट्रॉन की कहीं चर्चा नहीं आई है? उसका रीजन बताता हूं। जो जे थॉमसन मॉडल था ये आया था 19वीं शताब्दी में, 1901 के आसपास, और वो 1932 में आया है। तो जब इन्होंने मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन खोजा ही नहीं गया था, तो इस वजह से कहीं न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि इनको पता ही नहीं था, कम नॉलेज वाले थे, तुम्हारे बराबर थोड़ी था इनको। तो इनको नहीं पता था कि न्यूट्रॉन नाम की चीज पाई भी जाती है, तो उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने भाई, उनको पता था कि 2 चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो उनका अरेंजमेंट बता दिया कि एटम के अंदर ये कैसे अरेंज है और कैसे स्टेबल है। ठीक है, मॉडल क्या रहा? फ्लॉप रहा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, उससे ये पता चला कि ये मॉडल तो फर्जी है। मतलब इन्होंने जो बातें बताई हैं रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो जरा देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ही वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो इनका मॉडल क्या है? 3 लाइनें अपने दिमाग में बैठा लो कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बीडेड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से स्टेबलाइज करता है इनके अनुसार। ठीक है, फिर इसके बाद आया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये देखो, हाँ बेटे, हाँ अच्छा, चलो वो तो कुछ बना रहा है, तुम भी बनाओ भाई। अच्छा देखो, अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। गौर सुनो, डिस्कवरी ऑफ, यहां से क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो रहा है। यहां से मतलब अब चीजें धीरे धीरे पूछी जाने लगी हैं, कि यहां से चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। तो देखो, रदरफोर्ड गोल्डफॉयड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसी को कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसी को कहते हैं रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। एक एक करके सारी बातें डिस्कस करता हूं, सुनो, ध्यान दो। पहले अरेंजमेंट बताता हूं। देखो, मैंने ये ब्लॉक लिया है, इसमें रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसलिए रखा है क्योंकि हमको चाहिए अल्फा पार्टिकल की बीम, है ना? तो अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जो रेडियो एक्टिव सोर्स है। इसके सामने मैंने क्या किया है, गोल्ड की एक बहुत पतली पट्टी लगा रखी, झिल्ली लगा रखी है, या प्लेट बोल सकते हो, जिसकी थिकनेस 10 की पावर -3 mm की है, 10 की पावर -3 मिलीमीटर, इतनी थिकनेस की गोल्ड फॉयल लगा रखी है। हमेशा फॉयल हैवी एटम की लगाई जाती है। गोल्ड क्या है? बहुत हैवी एटम है। तो आपको यदि गोल्ड ना मिले, तो आप यदि, कभी कभी पूछा जा सकता है कि यार इतने हैवी मेटल की गोल्ड फॉयल लगाने की कोई जरूरत है कि हमने गोल्ड की ही फॉयल क्यों ली? तो उसके पीछे रीजन है कि हैवी मेटल की फॉयल लगानी है, क्योंकि हैवी मेटल होगा तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि मास ज्यादा होने की वजह से इसके पास भी प्लस चार्ज है, उसके पास भी प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन की वजह से एक्सपेरिमेंट के जो व्यूज है, मतलब जो उसका कंक्लूजन है, हम अच्छे से निकाल पाएंगे। तो आप गोल्ड ना हो तो किसी हैवी मेटल को ही यूज करो। क्यों? मेटल हल्का होगा तो मास कम होगा, मास कम होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो चार्ज कम हुआ, तो कोई रिपल्सन या किसी तरह का फ्लक्चुएशन दिखेगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो अल्फा पार्टिकल की बीम लगा रही है, इसके सामने मैंने एक गोल्ड फॉयल लग दी, और इसके चारों ओर स्क्रीन लगा दी, और स्क्रीन में पॉलिश कर दी है ZNS की। जैसे क्या हो, चमक लगे तो हमें पता चले कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। क्यों? ना तो आपको अल्फा पार्टिकल दिखने वाले, ना किसी तरह की रेस दिखने वाली, हमेशा इफेक्ट दिखने वाला है। इस ट्यूब से लाइट जो निकल रही है दिख रही है? नहीं, उसका इफेक्ट दिख रहा है कि हाँ यार रोशनी है ना? उसी तरह से इसका इफेक्ट दिखेगा कैसे हमें, यदि हम कुछ लगाएंगे नहीं। तो एक स्क्रीन लगा दी गई है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल कहां जा रहे हैं, कैसे टकरा रहे हैं, उसका इफेक्ट दिखे।
तो यहां पर जो रोशनी आएगी ना, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या बवाल हुआ है। ये एक तरह की सेटिंग है, उन्होंने अपना सेटिंग बैठा ली। तो क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया, ठीक है, गोल्ड फॉयल लगा दिया और एक स्क्रीन लगा दी और इसमें पॉलिश कर दी जैसे ज्यादा से ज्यादा हमें रोशनी दिखाई दे। अब एक्सपेरिमेंट ऑन किया गया। तो जब एक्सपेरिमेंट ऑन किया गया तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। इन्होंने कहा यार 99% अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे निकल के चले गए, उनके बीच में कुछ नहीं हुआ। और क्या देखा, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, 10 एंगल, 20 एंगल, 30 एंगल, 35 एंगल एसेट्रा। कुछ अल्फा पार्टिकल, ये सेंटीग्रेड पहुंच गया, हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल, ये देखो, जैसे ये देखो, ये कुछ अल्फा पार्टिकल है, ये सीधे नहीं गए, ये कुछ अल्फा पार्टिकल है, ये कुछ अल्फा पार्टिकल है। तो कहा ठीक है, और क्या देखा, और उन्होंने देखा ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक फॉर द फॉयल। इन्होंने कहा यार बहुत ही रेयर, मतलब 20,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से बैक आ रहा है। ये देखो, ये वाला, ये देखो बैक आ रहा है ये। तो ये तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया, अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया पता नहीं। अभी उन्होंने देखा क्या, ये क्या, जब गोल्ड फॉयल पे उन्होंने बम्बार्डिंग कराई तो देखा कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, वो किसी तरह का कुछ बवाल नहीं काट रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और 20,000 में से कोई एक आध अल्फा पार्टिकल 180 एंगल से बाउंस बैक आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गया है। तो इन्होंने कहा यार ये दिखा तो ठीक है, मगर इससे पता क्या चलता है। तो अब एनालाइज करने बैठे, तो इन्होंने देखो एनालाइज कैसे किया। हाँ वहां पर भी है, मगर थोड़ा फिगर के चलते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एनालाइज कुछ ऐसे किया, देखिए ये वाला फिगर कम दिख रहा होगा, इधर वाला दिखाते। हाँ अब देखो एनालाइज कैसे किया। हम आप लोगों को ना कुछ दिन बाद, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी कुछ दिन बाद आप लोगों को ले जाएंगे, वो जो लोहार होता है ना, आपको पूरा प्रैक्टिस करने का पूरा चांस देंगे। ऐसा नहीं कि किसी चीज की प्रैक्टिस की कमी रखेंगे, आप आराम से ठोका बीटी कर लेना जितना है। उससे क्या होगा, दो बेनिफिट होंगे, एक तुम्हें मेहनत का कुछ पैसा भी मिल जाएगा, अभी क्या है मेहनत कर रहे हो पैसा देना पड़ रहा है, हाँ, और दूसरी बात एक आपको स्किल सीखने को मिल जाएगी कि मान लो डॉक्टर वॉक्टर ना बन पाए तो एक स्किल तो है, हाँ, और साथ साथ में वर्कआउट भी हो जाएगा आपका। देखो मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचूंगा, आप इस बात को ध्यान रखना, खराब थोड़ी सोचूंगा यार। अच्छा चलो मजाक खत्म करते हुए वापस आते हैं। तो देखो यार उन्होंने इससे क्या निकाला, उन्होंने कहा यार 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, इसका मतलब 99% पार्ट खाली है। क्यों, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, और इतना तो हमको पता चल गया था कि यार प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज रिपल करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई रिपल्सन नहीं है, सीधा आर पार अल्फा पार्टिकल चला जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो खाली है, क्यों, मास तो सिर्फ भाई के पास ही है ना, इलेक्ट्रॉन के पास मास ही कितना है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब एटम का जो है ना सारा इलाका खाली है, मैक्सिमम इलाका, और जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब जो प्रोटॉन है वो एक ही जगह सिमटे हुए बैठे हैं, एक ही जगह सिमटे हुए बैठे हैं अपना। तो इन्होंने कहा यार कुछ एटम ऐसा होगा कि सारा इलाका येलो वाला पोर्शन जो है वो खाली है, इसलिए सारे अल्फा पार्टिकल सीधा भागते चले जा रहे हैं, सारे अल्फा पार्टिकल सीधा भागते चले जा रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कुछ जगह पे एकोमोडेट है, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज जो एकोमोडेट है एक ही जगह पे, पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह के एकोमोडेट है। क्यों, क्योंकि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं।
अल्फा पार्टिकल के पास भी प्लस चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी प्लस चार्ज है। यदि वो छितराया होता, फैला होता, तो रिपल्सन हर एक को मिलता, मगर रिपल्सन कुछ अल्फा पार्टिकल को मिल रहा है। इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है। तो उन्होंने कुछ इस तरह का एटम बना दिया अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, और लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा लिखा, द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम के पास मैक्सिमम एरिया खाली है। इससे क्या बताया, द न्यूक्लियस, जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट है उस इलाके का नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एज इज द अल्फा पार्टिकल। जैसा अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिवली चार्ज है, वैसा ही न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन है। तो उस इलाके का नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुई। इससे पहले इस नाम की चर्चा नहीं थी, ये नाम हम नहीं जानते थे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही इलाके में है, और उस इलाके का नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। इसीलिए कहा जाता है कि ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। इसका एक और नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, और देखो, न्यूक्लियस कैरीड मोस्ट ऑफ द एटम मास। तो यार वो तो सिंपल सी बात है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी है। तो इसका मतलब एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही है। तो इन्होंने ये बात, तो कंक्लूजन, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ उससे इंटरप्रिटेशन ये किया, कंक्लूजन ये निकाला, और इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है। जो उन्होंने लिखा उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है। उन्होंने लेयर को कुछ इस तरह से दिखाया कि जिस हिसाब से एटम है उस हिसाब से लेयर कुछ ऐसी रही होगी। तो मोस्ट ऑफ द एरिया खाली है, तो सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास से निकले उनमें हल्का सा रिपल्सन आया, उनमें हल्का सा रिपल्सन आया। जो न्यूक्लियस से बिल्कुल हेड टू हेड आ गए, तो उनमें क्या हुआ? चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वो रुके और फिर बैक आए, है ना? जैसे आप लोगों ने, वैसे हम लोग जेम भी पढ़ाते हैं, और आप लोग फिजिक्स में पता नहीं है या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है इस समय, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है। हाँ, नहीं, जेई एडवांस में हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें कहीं फिगर बना होगा। डिस्टेंस इज क्लोजेस्ट अप्रोच, ये देखो, है ना? क्योंकि जब रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। मगर ये आपके में नहीं आता है, तो फिजिक्स थोड़ी हमें आती है, हमें केमिस्ट्री आती है। तो जरा समझो, इतनी बात क्लियर है? तो ये बात इन्होंने बताई किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक नया बवाल टांग दिया कि ये जो जे थॉमसन भाई साहब कह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, तो ये सबसे पहली गलत बात है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पे एक्युमुलेट है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। तो उनके मॉडल का धज्जियां उड़ गई कि यार ये तो फर्जी है ना? तो इन्होंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे एक्युमुलेट है, जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस रख दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने न्यूक्लियस खोज लिया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको भी थोड़ा सा अंदर से आया कि अब मैं बताऊंगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, कैसे स्टेबल है। तो इन्होंने अपना मॉडल दे दिया, जिसको कहा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल क्या दिया, जरा देखो इसी जगह पे। देखिए, इस वाले से क्वेश्चन आते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनेगा, तो जरा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया एटम जो है दो पार्ट से मिलके बना है। एक पार्ट को इन्होंने कहा न्यूक्लियस, दूसरे पार्ट को इन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरे पार्ट को क्या कहा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन्होंने बताया एटम की जो रेडियस है वो 10 की पावर -10 मीटर के आसपास है।
मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, एटम। और जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट में घुमाता है वो, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। इससे साफ पता चल रहा है कि एटम और न्यूक्लियस में 5 जीरो का डिफरेंस है। 5 जीरो को जरा पढ़ो, 1 लाख होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है, एटम जो है न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है, और जो बहुत बड़ा है 1 लाख गुना बड़ा है वो अपने को नहीं दिखता है। 1 लाख गुना बड़ा कौन है? एटम, वो अपने को नहीं दिखता है। और ये 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस। जितनी डेंसिटी न्यूक्लियस की होती है उतनी डेंसिटी का यदि फुटबॉल बना दिया जाए तो वो 300 किलो का फुटबॉल होगा। मतलब हम में से कोई उसको हिला नहीं पाएगा। 300 किलो का फुटबॉल होगा। उतनी डेंसिटी का यदि फुटबॉल बना दिया जाए, फुटबॉल एक बॉल, इतनी डेंसिटी हाई होती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या है? एटम से 1 लाख गुना छोटा है, या एटम क्या है? न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है। ये देखो, तो इन्होंने बताया कि यार एटम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है, और न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, आप कह रहे हो, मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसी को एक फर्मी कहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है यार, आप कहते हो, मैं मान लेता हूं। इसके बाद इन्होंने देखो क्या बताया, गौर से देखिए, ठीक है, यहां तक इन्होंने बात एक्सप्लेन की। फिर इन्होंने इनसे पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन रहता कहां है? भाई ठीक है, आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसके चारों ओर का जो है खाली इलाका है उस पे रहता है। इन्होंने कहा ठीक है भाई, आप कहते जाओगे, हम मानते जाएंगे, और बताओ। इनसे पूछा गया स्टेबल कैसे है एटम? तो इन्होंने कहा अरे यार, तुम्हें इतना नहीं पता है। इन्होंने कहा तुमने सन को देखा है? हमने कहा हाँ देखा है। अर्थ को देखा है? हमने कहा हाँ, उसी में तो पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा यार, जैसे सन जो है, सन के चारों ओर अर्थ मूवमेंट करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। हाँ। इन्होंने कहा जैसे हमारा सोलर सिस्टम काम करता है, सोलर सिस्टम जैसे काम करता है, वैसे ही एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, मान लिया। यहां तक बातें उनकी मान ली गई कि चलो भाई ठीक है, आपका कहना है तो ठीक ही कहना होगा। ये एक्सप्लेन किया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये बातें बताई कि हाँ भाई ऐसा हुआ। तो जब ये एक्सप्लेन किया तो मैक्सवेल, उनको थोड़ी सी टेंशन हुई। उन्होंने कहा यार, मैंने इतनी पढ़ाई की है और वो पढ़ाई तो यहाँ जीरो हो रही है। मैक्सवेल ने क्या किया, रदरफोर्ड को बुलाया, जरा इधर आओ तुम। उन्होंने पूछा जो तुम कंपेयर कर रहे हो फर्जी पने का, जरा वो बताओ सही कैसे है। एटम, न्यूक्लियस, अर्थ के पास कोई चार्ज नहीं, सन के पास कोई चार्ज नहीं, और तुमने जिससे सिमिलरिटी दिखाई है, इनके पास तो चार्ज है, इनके पास तो फील्ड है। न्यूक्लियस के पास तुम कह रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास तुम कह रहे हो निगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में निगेटिव चार्ज है। तो यहां तो बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। इन्होंने कहा कि भाई, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके हिसाब से किसी चार्ज की फील्ड पे जब कोई अपोजिट चार्ज आता है, तब वो क्या करता है, उसको रिवॉल्विंग करता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, खींचता नहीं है, वो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो यार एनर्जी कभी ना कभी तो उसकी खत्म होगी। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। उसके हिसाब से तो यार ये कोलैप्स कर जाएगा। तो मैक्सवेल ने बताया कि यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपसे, हम इधर जो रिसर्च कर रहे हैं ना, और तुम जो बता रहे हो,
उसमें डिफरेंस है। तो मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी चिपकाई कि देखो यार, जो चार्ज की थ्योरी है वो ये है। तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने बताया कि किसी चार्ज की फील्ड में जब कोई अपोजिट चार्ज आएगा, तो जब वो उस चार्ज रिवॉल्विंग करेगा, दोनों ही चार्ज है अपोजिट चार्ज है, तो हमेशा वो एनर्जी रिलीज करेगा। और यदि एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका सर्कुलर पाथ छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो उसमें कोलैप्स कर जाएगा। तो तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा महान काम किया था कि ये बता दिया था कि सारा मास एक ही जगह पे है, जिसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। और रदरफोर्ड के न्यूक्लियस में रहता कौन था? ओनली प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड की जो ये डिस्कवरी है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, ये 1903 या 2 के आसपास की है, और वो 32 में आया है। तो रदरफोर्ड को भी तुम्हारे जितना नॉलेज नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि न्यूक्लियस नाम की, न्यूट्रॉन नाम की चीज होती है। इसीलिए पूरे एक्सपेरिमेंट में, पूरे मॉडल में कहीं न्यूट्रॉन टर्म यूज नहीं है। तो यदि तुमसे पूछा जाता है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग मेथड में जो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है उसमें कौन पाया जाता है, तो तुम अपना नॉलेज मत दिखा देना, क्योंकि तुम्हें तो पता है न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, रदरफोर्ड को थोड़ी पता था। तो रदरफोर्ड ने ये लिखा था कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, तुम अभी उसमें न्यूट्रॉन भी घुसेड़ दोगे कि नहीं नहीं यार रदरफोर्ड यार कितना गलत बोलते हो तुम, इसमें तो न्यूट्रॉन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसी वजह से मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि जैसे जब तुम रिवाइज करो तुम्हें ये पंच लाइन याद आ जाए कि हाँ यार ये जो है सिर्फ इसमें प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। तो देखो, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटम की रेडियस इतनी है, न्यूक्लियस की रेडियस इतनी है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है। स्टेबिलिटी को इन्होंने बताया सोलर सिस्टम की तरह से कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, जस्ट लाइक सिमिलर टू सोलर सिस्टम। इन्होंने ये बात बोली कि यार स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो सोलर सिस्टम की तरह काम करती है। वो मैक्सवेल ने उसमें ड्रॉबैक निकाला कि नहीं प्रभु, सोलर सिस्टम में चार्जेस नहीं है और यहाँ चार्ज है, वो एक दूसरे की चार्ज की फील्ड में है, और वहां कोई किसी की चार्ज की फील्ड में नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड में, उसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वहां लेना देना नहीं है। तो जरा देखो, इस वजह से ये हुआ कि ठीक है यार इसमें ड्रॉबैक है, मगर एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि हाँ अच्छा एक हुआ। अब देखो इसके क्वेश्चन कितने आते हैं। अब आपके इस जगह से क्वेश्चन स्टार्ट है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। बताओ मेरा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। आप बताते, आंसर बाद में लगाएंगे, नहीं तो मुझे इसको मिटाने में दिक्कत आएगी। अब बताओ, एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन, अब यही ये क्वेश्चन गलत होता है सबसे ज्यादा। एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रदरफोर्ड कंटेन ओनली प्रोटॉन, ऑप्शन में न्यूट्रॉन भी है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई मैं कर देता हूं, इसमें रदरफोर्ड मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस जमाने में जी रहे हैं, इस जमाने में तो हमें पता है ना, ठीक है। तो ये बताना, इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा कम है, लैंग्वेज थोड़ी और चिपकानी चाहिए। इन द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड स्कैटरिंग मेथड द न्यूक्लियस कंटेन, कि हाँ भाई तब प्रोटॉन, ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं बताता हूं, ये 1988 आईआईटी के पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। उस समय आईआईटी का पेपर ऐसे लिखा जाता था जैसे अभी आप बोर्ड का पेपर लिखते हो, कॉपी पेन दिया जाता था, और 1988 में ज्यादा से ज्यादा 80,000 से लेके 110, मतलब 1,10,000 बच्चे बैठते थे, और सीटें होती थी 400 से लेके 500 के बीच में। और उस समय पेपर बोर्ड की तरह होता था, तो एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन,
1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, फिर 5 मार्क्स वाले, इस तरह के। तो वो 1988 का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, उस समय ऑप्शन नहीं होते थे, अब थोड़े ऑप्शन हम लोगों ने बना दिए। और वैसे ऐसा नहीं कि आते नहीं थे, आते हैं अभी। अभी भी यदि आप लोग वैसे पेपर दो जो प्रोफेसर रैंक के होते हैं, ठीक है, नेट के पेपर, जीआरएफ के पेपर, तो अभी भी वो पेपर वैसे ही आते हैं। कॉपी देंगे बहुत बड़ी सी, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन ऐसा ही होता है, एक क्वेश्चन के नीचे 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। मगर अब जेई का पेपर उसी तरह से होता है जैसे आपका पेपर होता है, मेंस और एडवांस दोनों। अब इसी बात पे आंसर निकालो। Rutherford experiment on scattering of alpha particles shows for the first time that the atom have nucleus. आप बताओ, the radius of atom nuclei in the order of, वैल्यू सेंटीमीटर में है, बी होगा। मीटर में 10 की पावर -15 होती है, सेंटीमीटर में 10 की पावर -13 होती है। अभी बताइए, ठीक है, समझ तो पा रहे हो बी क्यों बोल रहा हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ। When alpha particles are sent through a thin metal foil, most of the go straight through the foil because most part क्या है, empty है। बताओ, सारी निकल गई हवा तो फिर दिक्कत होगी। फिर क्या है, कोई पांव रख के निकल जाएगा। Rutherford experiment which stabilized the nuclear model of atom used a beam of, कौन सी बीम यूज की गई, हीलियम एटम की कि हीलियम न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाई की। हाँ बताइए, हमें लग रहा है वो और ये सेम है ना, कि अलग क्वेश्चन है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन दैट, अच्छा, मास एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन तो पता ही नहीं था। द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद द मैटर, मैटर एटर की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा बस खत्म। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे, गुड नाइट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लगा दे, नहीं तो कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं उसको आंसर। इसका क्या आंसर था, सी। बस, अच्छा देखो, अब हेडिंग लिखिए आप लोग। देखो, जितना याद करके आए उतना पढ़ा के जाएंगे हम। अरे नहीं, अभी क्या हुआ, अभी तो 3 भी नहीं बजाए, 10, बस एक बहुत छोटी हेडिंग पढ़ाऊंगा, देखते ही खत्म हो जाएगा। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, 10 मिनट की हेडिंग है। भाई मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ आप बताइए आप लोग। अच्छा रात में नहीं खाए, चलिए 1 मिनट, देखो नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं।